नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव आयोग की बॉडी लैंग्वेज, मुख्य चुनाव आयोग की भाषा एक सड़क छाप गुंडे से ज्यादा नहीं थी। अभय दुबे जी ने कहा कि गुंडे की एक खासियत होती है, वो डरपोक बहुत होता है। जब उसको लगता है कि जनता सड़कों पर आ रही है तो पूछ दबाकर भाग खड़ा होता है। बिहार की रैली में मची हुई हुंकार, बजी हुई हुंकार ने बता दिया कि अब वो दिन आ गए हैं जब ज्ञानेश कुमार को समझना पड़ेगा कि इस तरह वोट चोरी की काम नहीं चल सकता लोकतंत्र में। अभय दुबे जी ने विस्तार से बताया कि चुनाव आयोग आखिर किसके दबाव में, क्या भाजपा का दबाव है, क्या संघ का दबाव है, किसके दबाव में ये खेल कर रहा है। बहुत रोचक बातचीत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। दिवांग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैंने कभी उनको अपशब्द बोलते हुए, गुस्सा होते हुए नहीं देखा। लेकिन एबीपी चैनल पे उन्होंने कहा कि मैंने इतनी खराब प्रेस कॉन्फ्रेंस और तीखे शब्द का चुनाव आयोग को लेकर इस्तेमाल किया कि कभी नहीं देखी। और मैं भी कह सकता हूं कि चुनाव आयोग इतने निम्न स्तर तक उतर आएगा, ऐसी गुंडों वाली भाषा बोलेगा कि देश के लिए माफी मांगनी होगी वरना ये कर दूंगा, जैसे मोहल्ले के गुंडे होते हैं ना। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुंडों वाली भाषा बोल रहे थे। अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम महाभियोग ला सकते हैं उनके खिलाफ। ये शायद, जहां तक मेरी याददाश्त में, पहले शख्स होंगे जिनके खिलाफ महाभियोग भी ला सकता है विपक्ष। क्या चुनाव आयोग को इस सीमा तक जाकर, जब राहुल गांधी की बिहार में रैली चल रही थी, ठीक उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? और जिन पत्रकारों ने पूछा कि ये शपथ पत्र पर आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो जवाब नहीं था, खिसिया गए ज्ञानेश कुमार। तो क्या आपको लगता है कि ये बेशर्मी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी, और क्या है इसका मतलब? देखिए, दिबांग भी बहुत शालीन है और हमारे मित्र योगेंद्र यादव भी बहुत शालीन है। दिबांग ने भी ये कहा है कि इतनी घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कोई नहीं देखी, और योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि इतनी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं देखी। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बताती है कि चुनाव आयोग किस सीमा तक चला गया है। और आप देखिए, चुनाव आयोग की साख इस समय रसातल में है। अभी 2 दिन पहले ही हिंदू में 2 बड़े-बड़े पृष्ठों में लोकनीति सीएसडीएस प्रोफेसर संजय कुमार के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सर्वे प्रकाशित हुआ है। और उस सर्वे में ये तो है ही, वो सर्वे इस बात पे है कि जो तरह-तरह के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, दरअसल ये सर्टिफिकेट लोगों के पास है भी या नहीं है। कितने सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट कितने प्रतिशत लोगों के पास है, कौन सा सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्या लोग, जब एसआईआर होगी तो लोग क्या उन सर्टिफिकेटों का इस्तेमाल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वह पाया गया कि सर्टिफिकेट्स इतने कम है लोगों के पास कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के वोट खत्म होने का खतरा है अगर उन सर्टिफिकेट्स को लगाने पर जोर दिया गया। उसी सर्वे में एक विशेष किस्म का सर्वे शामिल है कि इस वक्त जनता के बीच में चुनाव आयोग की साख क्या है। और आप देखिए, 2019 से और 2024 से 2025 की स्थिति से तुलनात्मक, उसमें देश में, मध्य प्रदेश में, केरल में, दिल्ली में चुनाव आयोग में अविश्वास करने वाले लोगों की संख्या दुगनी और तिगनी हो गई है इस बीच में, 24 से 25 के बीच में। और मतलब चुनाव आयोग में लोग दरअसल 55% लोग, 65% लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं चुनाव आयोग में। ये चुनाव आयोग की स्थिति है। मुझे नहीं पता कि ज्ञानेश कुमार का क्या दांव पे लगा हुआ है। भाई, हर आदमी का इतिहास जो है, हर आदमी का नाम इतिहास में दर्ज होता है। सभी लोगों में ये इच्छा होती है उसका नाम इतिहास में, अगर वो सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा है, बड़े पद के ऊपर है, तो वो उसका इच्छा होती है कि भाई वो इस तरह का काम करे ताकि लोग अच्छे तरीके से उसको याद रखें। अच्छा, मुझे नहीं पता ज्ञानेश कुमार जी का क्या दांव पे लगा हुआ। क्या ज्ञानेश कुमार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं? तो वहां से कोई निर्देश मिला इसलिए उन्हें लग रहा है कि वो अपना विचारधारात्मक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, या उन्होंने ही सोच के नरेंद्र मोदी को राय दी है कि एसआईआर कराई जाए। अब चूंकि उनकी ही राय है तो वो सब कुछ उनका दांव पे लगा हुआ है, इसलिए वो बदतमीजी कर रहे हैं, और जब एसआईआर को चुनौती मिली है तो आपा खोई दे रहे हैं। इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रणजिया गोवा ठाकुरतान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए सवाल पूछे, उन सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि बार बार बीजेपी और वो कहते हैं कि एसआईआर तो पहले भी हो चुकी है, यही झूठ बोलते हैं। तो झूठ का एक परिंदा है। 2003 में जो एसआईआर नाम की कवायद हुई थी, उस कवायद में किसी भी मतदाता से कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया था।
कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था। क्यों नहीं मांगा गया था? क्योंकि 1960 का जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसमें है ही नहीं नियम प्रमाण पत्र मांगने का और फॉर्म भरवाने का। भाई आप जब पहली बार वोटर बनने के लिए जाते हैं तो जो आपको फॉर्म भरना पड़ता है उसमें अपना नाम लिखिए, अपने पिताजी का नाम लिखिए, अपना पता लिखिए उसके अंदर है, और नीचे इसमें एक अंडरटेकिंग होती है कि मैं अपनी जानकारी में सारे सही तथ्य दे रहा हूं और तथ्य गलत पाए गए तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी। बस काफी है। इसके बाद हमारा काम खत्म, चुनाव आयोग का काम शुरू। चुनाव आयोग फिर उसको मतदाता सूची में डालेगा, हमको मतदाता पहचान पत्र देगा और हम जाके अपने बूथ पे जाके वोट डालेंगे। मामला खत्म। ये सब करने की बजाय इन्होंने इतना बड़ा प्रपंच क्यों रचा है? अब योगेंद्र यादव ने एक और सवाल पूछा है, कितना जायज सवाल है, आपके सामने सवाल रखूंगा तो आप खुद भी कहेंगे हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। भाई ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है? तो रिवीजन में जो वोट गलत हैं वो निकाले जाएंगे हैं? और जो वोट नहीं आ पाए हैं मतदाता सूची में उन वोटों को डाला जाएगा। अच्छा, जो आपने पहला आधा पूरा चरण शुरू हुआ जिसमें 65,65,64,000 वोट आपने निकाल दिए, वोट डाले कितने आपने? 00। कोई वोट नहीं डाला, कोई वोट शामिल नहीं किया। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ यह कि बिहार की जो वयस्क आबादी है, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्टें जारी की गई पहले चरण के बाद में, करीब 7.25 करोड़ वोटरों की जो ड्राफ्ट वोटर लिस्टें जारी की गई, उस वयस्क आबादी से वो उसमें जो वोटर है उनकी संख्या घट गई। यानी आबादी ज्यादा है, वयस्क आबादी, और वोटरों की संख्या कम है। जबकि महाराष्ट्र में क्या हुआ था? राजीव कुमार जी ने क्या करामात की थी वहां पे? उन्होंने करामात ये की थी कि वोटर ज्यादा थे और वयस्क आबादी कम थी। उसमें डलवाना चाहता है और उसका नाम कट गया, उससे कह रहे हैं फॉर्म 6 का इस्तेमाल करो। ये भी गैर कानूनी है। फॉर्म 6 तो 18 साल की उम्र वाले के लिए होता है जिसने अभी पार की, और नया वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है। वो जो आदमी 20 साल तक वोट डाल चुका है, वो मान लीजिए उसका नाम किसी तरह मतदाता सूची से हट गया है, तो उसको मतदाता सूची में दोबारा आने के लिए फॉर्म 6 की जरूरत हो ही ना है। इसी तरह से जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है 1960 का, उसमें जो संहिता दी हुई है मतदाता बनने की, मतदाता का नाम निकलने की, मतदाता का नाम जुड़ने की, वोटर लिस्टों की जांच पड़ताल की, उसके लिए कुछ निर्धारित नियम है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, नए नियम बनाने का अधिकार नहीं है उसको। वो कोई नया नियम नहीं बना सकता चुनाव आयोग। जो नियम स्थापित हैं उन नियमों के मुताबिक चल सकता है। इसके बावजूद भी प्रत्येक पूरी संहिता का आद्योपांत शुरू से लेकर आखिर तक विरोध हो रहा, उल्लंघन किया जा रहा है, और उल्लंघन छाती ठोक के किया जा रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी है। हमारे एक मित्र ने कहा कि वोट चोरी नहीं है, ये वोट डकैती है। बिल्कुल खुल के कहा जा रहा है कि हम आपके वोट डकैती से ले जाएंगे ना, छीन के आपसे, आपको जो करते बने सो कर लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, तो उस अंतरिम आदेश से कुछ हमारे मित्रों का कहना है कि इससे शायद डकैती ना हो, लेकिन चोरी तब भी होगी। अच्छा, और ये सब खुल के हो रहा है। एक और खास बात है। अच्छा, अब एक बात सोचिए संजय जी, अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन आप सब लोग, हम जो बात कह रहे हैं बात तो सब लोग समझते ही है। भारतीय जनता पार्टी को 31% से लेकर 38% के बीच में वोट मिलते हैं। इसमें आप उनके सहयोगी दलों के वोट भी जोड़ लीजिए, इसमें तेलुगु देशम के वोट भी जोड़ लीजिए, इसमें आप जो महाराष्ट्र की सहयोगी पार्टियां हैं उनके वोट जोड़ लीजिए, बिहार की सहयोगी पार्टियों के वोट जोड़ लीजिए, तो कितने वोट होते हैं उनके? 42-43% वोट होते होंगे उनके कुल मिलाकर। तो इस देश में जो गैर भाजपा वोट हुए, वो वोट कितने हुए? वो वोट हर हालत में 55% से ज्यादा हुए। आपकी आवाज गायब है। वो वोट हर हाल में 55% से ज्यादा हुए वोट, ज्यादा हो गए। अच्छा, तो विपक्ष के वोट हैं वो गैर भाजपा वोट हैं। वो भाजपा की बात नहीं मानते, वो भाजपा के घोषणा पत्र में विश्वास नहीं करते। वो लोग नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते। वो लोग, चुनाव प्रणाली इस किस्म की है, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री हैं, बावजूद इसके कि देश के कुल वोटरों का जो बहुलांश है वो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है ना, उसकी वजह से प्रधानमंत्री हो जाते हैं ये।
तो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो आंदोलन कर रहा है, देश के 55% वोटर तो उस आंदोलन के स्वाभाविक और प्राकृतिक समर्थक माने जा सकते हैं। सही बात है। हाँ, इतनी आबादी तो है ही है। अब बाकी 45% वोटरों के एक छोटे से हिस्से को तो विपक्ष को अपनी बात समझानी है। हाँ, भाई राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिलाने के लिए तो 55% वोटर तैयार हैं, केवल उनके पास आवाज पहुंचानी है उनके कानों तक। तो और बाकी 45% वोटर जो है ना, उनके कानों तक भी आवाज पहुंच रही है। वो भी सोच रहे होंगे भाई कुछ तो मसला भी हो ही नहीं सकता कि पूरे 45% सोच रहे होंगे सारा विपक्ष काम गलत कर रहा है। यह संभव है? जो पार्टी का कट्टर वोटर होता है उसके बाद बड़ा हिस्सा उन वोटरों का होता है जो कि हमेशा जो मतलब धुंधलके में रहता है, बिल्कुल जो आवाजाही करता रहता है, जो सोचता रहता है हमेशा कि भाई हमें पार्टी को वोट दिया कि ठीक नहीं दिया, कि नहीं दिया, आगे देंगे कि नहीं देंगे, वो लगातार विचार करता रहता है अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं के ऊपर। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये आग, देखिए नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार दरअसल आग से खेल रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र को वहां पहुंचा देंगे जहां ज्ञानेश कुमार जी की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। यही लग रहा है, हालात यहां तक पहुंच रहे हैं। मान लीजिए कि विपक्ष के समर्थक वोटरों का लोकतंत्र, ये चुनाव प्रणाली में विश्वास खत्म हो गया, पता नहीं कौन सी घटना हो जाए। हम तो आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्या घटना हो जाएगी, क्या नहीं होगी। ठीक बात है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अच्छा, दूसरे आप ये भी देखिए, वो कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए वरना माफी मांगिए, कोई तीसरा विकल्प नहीं है, यही तो कह रहे हैं वो। मांगनी पड़ेगी शब्द देखिए, मैंने सुना मांगनी पड़ेगी। वो शब्दों का चुनाव उनका है, वो जाने अपने। वो कह रहे हैं तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये तीसरा विकल्प भी है कि अगर ये इनका मानना है कि विपक्ष के सारे आरोप गलत हैं, तो इसी बात का ये हलफनामा दे दें कि विपक्ष के सारे आरोप गलत हैं, हम गारंटी लेते हैं कि विपक्ष के सारे आरोप गलत हैं, चुनाव आयोग ने अभी तक जो किया है वो सब सही है। ठीक बात है। हाँ, ठीक बात। ये जो बात हो रही है अजय जी, आपको याद होगा, ये बहुत ही लोकतंत्र का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। बीजेपी को भी सोचना चाहिए इस बात पे। मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप चुनाव जीतना चाहते हैं, देश पे शासन करना चाहते हैं, 3 बार से आप तीसरी बार है आपके शासन करने की, तो आप इतिहास में इस रूप में क्यों जाना चाहते हैं कि आपने तिकड़म करके, हेरा फेरी करके, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके आपने चुनाव जीतने की अपनी जमीन बनाई। जिन लोगों के आप वोट काटेंगे, केवल वोट काटेंगे, उसमें हिंदू भी, तो आप हिंदू एकता चाहते हैं, बहुतेरे उसमें हिंदू भी होंगे ना। सही बात है। मुझे आपको याद होगा कि मोदी जी बिल ले आए थे कि भैया कोई भी चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर नहीं, मुकदमा नहीं, तो उसके पीछे मंशा यही होगा कि जो डकैती डालनी है डालो, मुकदमा तो हम चलने नहीं देंगे, एफआईआर तो होने नहीं देंगे। तो ज्ञानेश कुमार को लग रहा है सही है भाई, कोतवाल तो डर खाएगा। मतलब मैं चाहता भी नहीं हूं कि भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ थानों में एफआईआर दर्ज हों और पुलिस वाले उनके खिलाफ जांच पड़ताल करने जाएं, उनकी खींचा करोड़ी हो। मैं ये भी नहीं चाहता हूं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके जो कदमों का, उनके कदमों की संवैधान, उनके कदमों को संवैधानिक कसौटी पे तो कसा जाएगा ना। तो वो कसा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला देगा। अच्छा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर आपकी बिल्कुल फालतू है, ये खारिज की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा, मतलब जो है इसकी एक संभावना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि हम कर देंगे खारिज अगर कुछ गैर कानूनी पाया गया तो। उसके बाद ये क्या कहेंगे, तब इनका कितना क्या चेहरा रह जाएगा। भाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के कहा कि हम आपको 65,64,000 वोटों के बारे में बताने के लिए हमने उन्हें क्यों काटे और उनकी लिस्टें लगाने के लिए हम बाध्य नहीं है। ये लिख के दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप कीजिए, तो अब सब करना पड़ रहा है उनको। और क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा करना पड़ रहा है उनको सबको। तो अब उनका क्या चेहरा रह गया। पता इन लोगों को, देखिए जब आदमी निर्लज्ज हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी करता है। ये लाइन सही है। हाँ, ये लाइन सही है आपकी। और भी भीषण और भयानक मुहावरा मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, इससे भी भीषण हो सकता है। दूसरा कि इस पूरे मसले के बाद जो बिहार में रैली हुई, एक और आपके सवाल का एक हिस्सा छूट गया।
भाई विपक्ष सोच रहा है कि इनके खिलाफ हम महाभियोग ले आए, ठीक है, महाभियोग पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की दोनों सदनों में जरूरत होती है। विपक्ष के पास 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन 50 सांसद दस्तखत कर देंगे, महाभियोग तो चलाना पड़ेगा। चर्चा तो हो रही पड़ेगी, चर्चा तो करनी पड़ेगी, चर्चा तो अब करनी पड़ेगी। अगर एक बार तिकड़म करके पीठासीन अधिकारी उस महाभियोग को नहीं लेंगे, चर्चा स्वीकार नहीं करेंगे विचारार्थ, तो दूसरी बार दे दिया जाएगा, विपक्ष अपने बढ़ जाएगा, तो यही करता रहेगा। आपको मानना तो पड़ेगा उसको महाभियोग। हाँ, ओके के आधार पे कैसे करते सोचिए, आप भारत के इतिहास में पहली बार भारत के चुनाव आयुक्त, जिसकी इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख होती थी कि दूसरे देश उसे अपने यहाँ चुनाव कराने का नमूना दिखाने के लिए बुलाते थे, वो निष्पक्ष नहीं है, ईमानदार नहीं है, सरकारी पार्टी का प्यादा है, वोट चोरी कर रहा है, ये सवाल संसद में उठाए जाएंगे। टाइम अलॉट होगा, विपक्ष वाले खुलकर बोलेंगे, सारा कुछ रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि नहीं होगा, जिंदगी भर के लिए रहेगा रिकॉर्ड में। मतलब क्यों ये जलालत मोल क्यों ले रहे हैं? सही बात है। ज्ञानेश कुमार की आने वाली मतलब है कहीं कोई बड़ी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कहीं कोई मजबूरी है, या तो मजबूरी ये है कि इन्होंने खुद ही मोदी और अमित शाह से कहा है कि हम बनाएंगे आपके लिए एक ऐसी वोटर लिस्ट जिसमें आप चिंता मत कीजिए, आपको आपके सब विरोधियों के वोट कट जाएंगे। ये हथकंडा इन्होंने ही बताया होगा, क्योंकि चुनाव कानून का, जो जनप्रतिनिधित्व कानून का एक उन्होंने व्याख्या की होगी अपने हिसाब से, इस तरीके से भी उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। या इनको लग रहा है कि हमारी आइडियोलॉजिकल ड्यूटी है जो करने का, वो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पता करना चलाना, इनके पहले जितने चुनाव, इतनी हिम्मत तो राजीव कुमार की भी नहीं हुई जो ये कर रहे हैं। हाँ, ज्ञानेश कुमार ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। राजीव कुमार को तो लोग भूल ही गए हैं इनके मुकाबले। हाँ, भूल गए उनको, वो तो ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। ढीले ढाले शेर ही पड़ा करते थे। हाँ, ये तो चिड़े हुए चेहरे, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था काट खाएंगे लोगों को। अरे वो सड़क के गुंडों जैसी भाषा है, मतलब सड़क के गुंडों जैसी बॉडी लैंग्वेज, चिड़ के बोल रहे, तीखा बोल रहे, मतलब ये आईएएस रहा है आदमी, घास छीलता रहा जिंदगी भर। इसे चुनाव आयुक्त बना किसने दिया? उसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके बात करने का तरीका। लेकिन जब मन में चोर होता है तो डर ऐसे ही पैदा होते हैं। उनको समझ में आ गया ना कि अच्छा, मजे की बात है कि बिहार की रैली के समय आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो ये पूरा प्रकरण जो है ना, मुझे मेरे कान में कुछ फुसफुसा के कह रहा है कि कहीं ना कहीं पानी मर रहा है। वरना देखिए, जब आदमी इस तरह के हेकड़ीबाजी की बातें करता है, अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करता है, धौंस धपड़ देता है, तो इसका मतलब यह है कि या तो इनका रिकॉर्ड देखिए पुराना, आईएएस अफसर के तौर पर, क्या ये इसी तरह के हैं, ऐसे ही पहले भी करते रहे होंगे, पता नहीं होगा हम लोगों को। लेकिन चुनाव आयुक्त के तौर पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, इस प्रकार की बात करना, भाई सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने एक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर आपके ऊपर आरोप लगाए। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम है महादेवपुरा विधानसभा सीट, बंगलौर सेंट्रल। बहुत आराम से चुनाव आयोग कह सकता था कि विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाए हैं, मैं इनकी जांच करूंगा और जांच करके जो भी बात होगी वो पब्लिक डोमेन में रखूंगा। यही चुनाव ओपी रावत साहब जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा भी यह है कि परंपरा चुनाव आयोग की यही रही है कि आरोप लगते रहे, उन आरोपों की जांच होती रही है और सब दूध का दूध पानी करके चुनाव आयोग पेश करता रहा है आरोप, फिर बात खत्म हो जाती है। जवाब में ये एफिडेविट की बात करने लगे। बार बार इनसे कहा जा रहा है कि जिस कानून के तहत आप एफिडेविट मांग रहे हैं वो कानून भी गलत है। जो 23A कानून है, वो ड्राफ्ट वोटर लिस्टों के संदर्भ में जांच कराने के लिए काम लिया जाता है इसका। लेकिन महादेवपुरा में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, वो ऐसी परिस्थिति है जहां पे ये कानून लागू नहीं होता। ओपी रावत साहब ने स्पष्ट किया है, लोकसभा की जो महासचिव रह चुकी हैं उन्होंने स्पष्ट किया है, दिल्ली विधानसभा के जो महासचिव रह चुके हैं उन्होंने स्पष्ट किया है, ये कानून वहां लागू होता ही नहीं है जहां से ये मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नई कहानियां तय कर रखा है कि हम सारे कानूनों का उल्लंघन करेंगे, देखें हमारा कोई क्या कर लेता है। वही मैंने जो शुरू में कहा ना, सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि क्या क्या हो सकता है अगर ऐसे ही गुंडागर्दी रही, लोगों के मन में यह अविश्वास रहा कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, तो संभावना क्या हो सकती है भारत के लोकतंत्र? जब आप गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुंडा हमेशा कायर होता है। कोई भी गुंडा सरहद पे लड़ने वाला महावीर नहीं होता है। अगर गुंडे महावीर होते तो सब सोल्जर बन के वहां पे लड़ रहे होते चीन और पाकिस्तान से। सही बात है। तो ऐसे, हाँ, जरा सा भी जब जनता का दबाव बढ़ेगा,
संकट वंकट आएगा तो पूंछ दबा के इधर उधर छुपते फिरेंगे ये। ये लग रहा है कि अगर जरा सा भी जनता सड़कों पे आई तो ये दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये कहाँ चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय। कितना जबरदस्त बिहार में कितना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कल वो हाँ, लोग लालू सासाराम से उन्होंने शुरू किया था, आज वो औरंगाबाद में हैं और कितना जबरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चूंकि चुनाव आयोग की साख गिरी हुई है और भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कोई खास दिक्कत होगी। बहुत कोई और परिस्थिति होती, हम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बहुत चमक रहा होता, जैसे शुरुआती दौर था जब 2014 में जीत के आए थे, तो अलग बात थी। आज की स्थिति तो बिल्कुल विपक्ष के अनुकूल है। विपक्ष के लिए इनकी एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ाना, तीखा करना बहुत सुविधाजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।